मॉर्निंग बच्चों, 9th SST की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है संस्थाओं की कार्यप्रणाली और चैप्टर है 21। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। संस्थाओं की कार्यप्रणाली। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को कुछ खास नियम और प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होता है। इस प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं का योगदान होता है। ये 3 संस्थाएं हैं: विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशियरी। इस अध्याय में हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये सभी संस्थाएं एक साथ होकर सरकार के कार्य करती है। सबसे पहला है नीतिगत फैसले लेने की प्रक्रिया। प्रमुख नीतिगत फैसले सरकारी आदेश के माध्यम से लिए जाते हैं। इसमें है पहला सरकारी आदेश। सरकारी आदेश का जारी होना। सरकारी आदेश किसी मुद्दे पर लिखित निर्देश होता है तथा यह सरकारी कार्यालय द्वारा हस्ताक्षरित होता है। इसे कार्यालय ज्ञापन या मेमोरेंडम कहा जाता है। नेक्स्ट है आदेश पर विवाद। कभी कभी सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश पूरे देश में प्रदर्शनों का माहौल बना देते हैं। ऐसा ही इस आदेश पर भी हुआ। मीडिया में भिन्न भिन्न मतों को रखने वालों की लंबी बहसें हुई। लोगों ने मजबूती से इस आदेश का विरोध किया और वो आदेश था 13 अगस्त 1990 को जारी किया गया है। यह आदेश जो सरकारी पदों पर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट है आदेश के कार्यान्वयन को रोकने के लिए अपील। कुछ संस्थाओं और लोगों ने इस आदेश के विरुद्ध अदालतों में मुकदमे दर्ज किए। इनके द्वारा अदालत से यह अपील की गई कि इस आदेश को अवैध घोषित किया जाए तथा साथ ही इसे लागू करने से रोका जाए। नेक्स्ट है आदेश में बदलाव तथा विवाद का अंत। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, आदेश के पारित होने से पहले ही प्रमुख घटनाएं। वर्ष 1979 में सरकार द्वारा वित्तीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता BP मंडल ने की थी। यह आयोग मंडल आयोग के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अनेक सुझाव दिए गए। इसमें एक सिफारिश थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को 27% आरक्षण देना चाहिए। नेक्स्ट है टॉपिक बच्चों, निर्णय करने वाले प्रमुख कार्यपालक। इसमें सबसे पहले है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। यह सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की तरफ से अधिकांश अधिकारों का प्रयोग वही करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा मंत्रिमंडल द्वारा महत्वपूर्ण नीतियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है संसद। इसमें है लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन आते हैं। इसके बाद है बच्चों राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। सभी लोकतांत्रिक देशों में निर्णय लेने, निर्णयों को लागू करने, निर्णयों पर उभरने वाले विवादों के संदर्भ में ये देखने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं को राजनीतिक संस्थाएं कहा जाता है। इन संस्थाओं में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल है। इन संस्थाओं के बिना लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर सकता। संस्थाओं के साथ नियम तथा कानून जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है संसद या विधायिका। संसद ऐसे लोगों का समूह होता है जो नियमित अंतराल पर लोगों द्वारा चुने गए होते हैं। इनमें कुछ प्रत्यक्ष रूप से चुने होते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से चुने होते हैं। सरकार द्वारा लिए जाने वाले प्रत्येक निर्णय लागू होने से पहले संसद में चर्चा के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट है संसद की आवश्यकता। किसी भी नए कानून के निर्माण तथा पुराने कानूनों में परिवर्तन की सर्वोच्च संस्था संसद ही है। नेक्स्ट है इसमें भारत में सरकार पर संसद का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है। संसद की पूर्ण सहमति से ही सरकार फैसले कर सकती है।
सरकार के सभी खर्चों पर संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की अनुमति के बाद ही सरकार कोई धनराशि खर्च कर सकती है। लोकहित के मामलों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर किसी देश में चर्चा तथा वाद विवाद की सर्वोच्च संस्था संसद ही होती है। संसद किसी भी मुद्दे पर सूचना प्राप्त कर सकती है। और संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा या निम्न सदन, राज्यसभा या उच्च सदन। मेन पॉइंट है बच्चों लोकसभा। लोकसभा में किस तरह से मनोनयन होता है, संसद सदस्यों का किस तरह से चयन होता है, उसमें सबसे पहले है सदस्यों की संख्या। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है। इनमें 530 सदस्य विभिन्न राज्यों और अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है सदस्यों की योग्यताएं। लोकसभा का सदस्य वही हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो और किसी लाभ के पद पर नहीं हो। लोकसभा का निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। 18 वर्ष या अधिक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष को मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। इनमें से 84 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और 47 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के कुछ पदाधिकारी होते हैं। इनका एक अध्यक्ष या स्पीकर होता है जिसका चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। उसका काम बैठक का प्रतिनिधित्व या सभापतित्व करना होता है और सभा में शांति बनाए रखने का कार्य होता है। लोकसभा के अधिकार एवं कार्य। कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण, बजट पास करने का अधिकार, संविधान में संशोधन करना, निर्वाचन में भाग लेना। नेक्स्ट है बच्चों राज्यसभा। सदस्यों की संख्या। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इनमें 2 तरह के सदस्य हो सकते हैं, निर्वाचित और मनोनीत, यानी जिनको राष्ट्रपति के द्वारा इलेक्ट किया जाए, मनोनीत कहलाते हैं। इनमें से अधिकतम 238 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। सदस्यों की योग्यताएं। लोकसभा का सदस्य वही हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वही सभी प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा आपस में ही सदस्यों का निर्वाचन चयन करते हैं। नेक्स्ट है कार्यकाल। यह एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा के अधिकार एवं कार्य। संविधान में संशोधन करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण, कानून बनाना, धन विधेयक पारित करना और अन्य अधिकार। नेक्स्ट बच्चों सर्वोच्च न्यायालय। भारत की न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर जो न्यायालय है उसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। भारत में संविधान, लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व उच्चतम न्यायालय का ही है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं रचना। संगठन। भारत के मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 1985 में संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 31 कर दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों से परामर्श करता है जिनसे वह परामर्श लेना आवश्यक समझता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशवरा लेता है। न्यायाधीशों की योग्यताएं। वह भारत का नागरिक हो,
किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का कम से कम 5 वर्ष तक का न्यायाधीश होने का अनुभव हो। वह किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक कुल 10 वर्ष तक अधिवक्ता या वकील रह चुका हो। राष्ट्रपति के मत से वह कानून का प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो अर्थात जानकार हो। नेक्स्ट है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय के अक्षेत्राधिकार। 3 अधिकार हैं। पहला है प्रारंभिक अधिकार, दूसरा अपीलीय संबंधी अधिकार और तीसरा मौलिक अधिकारों की रक्षा संबंधी अधिकार। पहला है प्रारंभिक अक्षेत्राधिकार। निम्नलिखित मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं, जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, संविधान की व्यवस्था से संबंधित विवाद, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच का विवाद, मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित विवाद और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद। अपील संबंधी क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के अपील संबंधी क्षेत्राधिकारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है दीवानी मामले, दूसरा फौजदारी और तीसरा संवैधानिक मामले। पहला है दीवानी मामले। सर्वोच्च न्यायालय में उस दीवानी मुकदमे की अपील की जा सकती है जब वही उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने योग्य है। दूसरा फौजदारी। फौजदारी मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय में तभी अपील की जा सकती है जब किसी छोटे न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में अपील करने का पर उच्च न्यायालय ने अपराधी को मृत्यु दंड दिया हो। नेक्स्ट, यदि उच्च न्यायालय ने स्वयं किसी छोटे न्यायालय से मुकदमा अपने पास मंगवा लिया हो और अपराधी को मृत्युदंड दिया गया हो। नेक्स्ट है, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने योग्य है। इसके अलावा है नेक्स्ट मेन टॉपिक है तीसरा, मौलिक अधिकारों की रक्षा संबंधी क्षेत्राधिकार। जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह उसकी रक्षा के लिए सीधा सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित आदेश दे सकता है, जैसे पहला है बंदी प्रत्याक्षीकरण लेख। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय यह आदेश जारी कर सकता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को तुरंत उसके सामने पेश किया जाए। इसमें कोई पुलिस अधिकारी अथवा कोई अन्य व्यक्ति किसी को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाकर नहीं रख सकता है। दूसरा है परमादेश। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय किसी भी छोटे न्यायालय या किसी प्रशासनिक अधिकारी को अपना कर्तव्य पालन करने की आज्ञा दे सकता है। नेक्स्ट है संविधान का रक्षक। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने और उसकी रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, परामर्श संबंधी अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर कानूनी परामर्श देने का कार्य करता है। देश का सर्वोच्च न्यायालय होने के कारण राष्ट्रपति किसी मामले में इस न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट है अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है। इसका अर्थ यह है कि इसके निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने अपमान के लिए दंड देने का भी अधिकार है, जिसे हम न्यायपालिका की अवमानना भी कह सकते हैं। और लास्ट में बच्चों कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो आपको होमवर्क के रूप में अपनी कॉपी में लिखना है और व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास भेजनी है। सबसे पहले इसमें अति लघु प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 8 और इसमें फिर लघु प्रश्नों में है क्वेश्चन नंबर 4 और लॉन्ग क्वेश्चंस में है केवल एक ही प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपका होमवर्क बच्चों और आपका ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। दैट्स ऑल, थैंक्स।